मेरी 32 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थीं। शादी में रुचि न होने पर पापा से बहस करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से जीन्स की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया। वह बोली, तुम अभी 17 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा पैंट के अंदर का नज़ारा देखकर वह खुश हो गई। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 22 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, रोहित, तू तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। दीदी को घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल दीदी ही करती थी। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण एंटी थायराइड इंजेक्शन लेनी पड़ रही थी। जो एंटी थायराइड देने के लिए घर पर एक मेल नर्स आया करता था। जैसे फीमेल होती हैं, वैसे ही मेल नर्स भी होते हैं। वह लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा यह सब दीदी से गलती से हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उस दिन मैंने पहली बार उसका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैंने उससे सवाल किया। तब मैंने कहा, डैडी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाया। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वह मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहां क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वह अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती है?
ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरा पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरा पढ़ाई करवा रही थी, तो मैंने उसे सहजता से सवाल किया, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है। क्यों? बेवजह उसमें फंसना। पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले ब्रदर मुझे इंजेक्शन देने के लिए घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहां कुछ अलग ही रूप में दिखी। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना अब कब खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी अदा बिखेर रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने के बाद गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए रोहित, तुम? अच्छा, अब आ ही गए हो तो बताओ, मैं कैसी लग रही हूं? मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं वहां गया था। लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, रोहित, तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे अभी भी शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी, शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बना के दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पापा के कमरे में झांकूं, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोलीं। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है? प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन न जाकर मैं मम्मी पास के कमरे के बाहर गया। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और जब मैंने अंदर झांका तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वह दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी बाप का कहना था कि सामने मेरे 10वीं का एग्जाम है, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मैं दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उससे कहा, दीदी, अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी, है ना? यहाँ आने के बाद से मम्मी पापा को साथ देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, रोहित,
तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान लिया। फिर दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वह स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती, तो वह खास तौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहती। इतना ही नहीं, वह मुझसे चिपक कर फोटो भी खींचवाती। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता, वह कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज कुछ और ही बता रहा था, जैसे वह मुझे बेवजह इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी चैन गलत जगह पर अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, ये मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज सुनकर मम्मी नहीं, लेकिन दीदी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ रोहित? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, दीदी, मुझे शर्म आ रही है। तब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे मेरी परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की, तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया था। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, रोहित, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो दीदी। जो कुछ भी कह रही थी, मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती, मैं तुम्हें नहला दिया करूंगी। मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, तुम खुद ही नहाया करो, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी, उससे बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता था। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूंगी। उसके बाद मैंने भी सहमति जताई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में नर्स मुझे इंजेक्शन देने घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद उस दिन मैं रोज की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आते ही मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वह मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी, उसका मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे। उसने कहा, रोहित, मैंने खास तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाई है। रुको, मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और पानी पूरी लाने के लिए किचन में चली गई। वह मुझे हॉल में भी पानी पूरी खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से पानी पूरी खिलाने लगी। पानी पूरी खाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वह बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा, तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, रोहित, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मजे करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने हॉल में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे,
लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर रखा। वह मेरे साथ कपल डांस करने लगी। दीदी इतनी खुश क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। सोकर उठने पर वह मुझसे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी, वह मुझे अच्छी नहीं लगती थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा था। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा और मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ, ये मुझे भी समझ नहीं आया। जब मेरी आंखें खुलीं, तो पता चला कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा और इसका कारण जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताया, तो वे भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया, तो डॉक्टरों ने खुद मुझसे बातचीत किया। पिछले 1 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, ये डॉक्टरों ने मुझसे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे रोग का पता चला। उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि रोहित को पिछले 1 महीनों से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद की एक अलग दुनिया बना ली है। वह कल्पना में जी रहा है। डॉक्टरों ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की थी। फिर डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे, आपने खुद के लिए समय निकाला, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं किया। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में रोहित की दीदी आई। रोहित ने अपनी दीदी को भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा था। इंजेक्शन लेने के बाद वह रोज अपनी दीदी को घर आए, इंजेक्शन देने वाले ब्रदर के साथ देखता था। ये सब देखकर उसे लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसीलिए रोहित खुद को उसे ब्रदर के रूप में देखने लगा। जब जब वह अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखता, तो वह खुद को उस जगह पर देखता और इस दौरान वह भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीजें देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इस वजह से वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। रोहित के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ, उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वह मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहां मौजूद थी। तब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र दिखा। मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था, तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, रोहित, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मेरी भी गलती थी। दीदी की बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी, इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे यह समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चे का भी एक प्रेमपूर्ण रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने करियर को बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसी करियर की दौड़ में वे अनजाने में अपने बच्चों की उपेक्षा कर देते हैं। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे, तो इसके दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ने लगते हैं। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करें। रोज उनसे बातें करें, उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी
हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।